न्यूज़ वर्ल्ड में आपका स्वागत है और मैं हूं मोहम्मद कमर खान। इस वक्त आप देख रहे हैं बात मुद्दे की। पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव 2021 में है, लेकिन यहां सरगर्मियां अभी से तेज हो गई हैं। लेकिन इन सरगर्मियों के बीच इस सियासत की ऐसी हवा चली जिसने तस्वीरें ही बदल दी। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के 2 दिवसीय दौरे पर पश्चिम बंगाल में राजनीतिक बवाल शुरू हो गया है। डायमंड हार्बर जाते वक्त जेपी नड्डा के काफिले पर पत्थर फेंके गए। इस दौरान कार्यकर्ताओं पर लाठी डंडों से हमला भी किया गया। बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय भी काफिले में मौजूद थे, उनकी भी गाड़ी के शीशे तोड़े गए। इस बवाल को लेकर टीएमसी कार्यकर्ताओं पर आरोप लगा। पुलिस के सामने हुए इस हमले की बीजेपी ने कड़ी निंदा की है। वहीं बीजेपी के मिशन बंगाल का कनेक्शन मध्य प्रदेश से काफी मजबूती के साथ जुड़ा हुआ है। मजबूती इसलिए क्योंकि यहाँ के कद्दावर नेता डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा को लेकर बात करें या फिर बात की जाए महासचिव कैलाश विजयवर्गीय की। दोनों नेताओं ने कई प्रदेशों में कमल खिलाने को लेकर एक अलग ही माहौल बनाया है और एक बार फिर इन दिग्गज नेताओं या यूं कहें कि संकट मोचकों को पश्चिम बंगाल की जिम्मेदारी दी गई है। गुजरात, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश में जीत का परचम लहराने वाली भाजपा अब मिशन बंगाल को लेकर जुट गई है। ऐसे में एक तरफ बंगाल में बीजेपी के काफिले पर हमला होने के क्या कुछ है मायने, और मध्य प्रदेश के 2 बड़े नेताओं के वहां होने के बाद किस तरह का बन रहा है माहौल। बीजेपी के मिशन बंगाल का एमपी कनेक्शन, जी हां, यही है बात मुद्दे की। इसी पर चर्चा आगे बढ़ाएंगे, मेहमानों से परिचय भी कराएंगे, लेकिन उससे पहले देखते हैं ये रिपोर्ट। ममता के गढ़ में बीजेपी का मिशन बंग बनाए गए। पश्चिम बंगाल में 18 सीटें जीतने में सफल रहे। पश्चिम बंगाल में लोकसभा की 2 में से 18 सीटों तक पहुंचाया। अब बात करते हैं मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा की। बीजेपी ने नरोत्तम मिश्रा को बंगाल में बड़ी जिम्मेदारी दी। 48 सीटों का प्रभारी बनाया गया। यूपी और गुजरात में भी डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा बड़ी जिम्मेदारी निभा चुके हैं। दोनों ही राज्यों में बीजेपी के स्पष्ट बहुमत के साथ सरकार बनी। कुशल राजनेता माने जाते हैं डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा। एक बड़ा नाम है मध्य प्रदेश में बड़ी जिम्मेदारी निभाने वाले नेता अरविंद मेनन का। अरविंद मेनन को इस विधानसभा में पश्चिम बंगाल में बड़ी जिम्मेदारी दी है। बीजेपी चाहती है इस बार ममता के गढ़ को बीजेपी फतेह करे और स्पष्ट बहुमत के साथ सत्ता में आए। वहीं पश्चिम बंगाल में बीजेपी नेताओं के दौरे से खलबली मची हुई है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के काफिले पर हुए हमले ने इस बात को सिद्ध कर दिया है। टीएमसी समर्थकों ने जेपी नड्डा और कैलाश विजयवर्गीय के काफिले पर पत्थरबाजी की। इस हमले को बीजेपी नेताओं ने निंदनीय कृत्य बताया। पश्चिम बंगाल में ममता दीदी ने आज भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान नड्डा जी की कार पर हमला करवाया है, पत्थर फेंकवाए। ये कायराना हमला है। पत्थर नड्डा जी के ऊपर नहीं फेंका गया है, पत्थर लोकतंत्र पर फेंका गया है। ये लोकतंत्र की हत्या का प्रयास है जिसे पश्चिम बंगाल की जनता सहन नहीं करेगी। ममता दीदी, नड्डा जी की गाड़ी पर फेंका गया पत्थर बंगाल में टीएमसी के कफन में अंतिम कील साबित होगा। न बंगाल ये हमला बर्दाश्त करेगा, न देश ये हमला बर्दाश्त करेगा। ये निंदनीय कृत्य है और ये बौखलाहट और घबराहट है तृणमूल की। ये ममता दीदी के जो माफिया है, जो प्रायोजित रूप से इस तरह की भाजपा के कार्यकर्ताओं को डरपाने की कोशिश कर रहे हैं, इससे भाजपा कार्यकर्ता डरेगा नहीं, ना भाजपा का कार्यकर्ता झुकेगा। बीजेपी के मिशन बंगाल में मध्य प्रदेश के नेताओं को बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। मध्य प्रदेश में जिस तरह से बीजेपी लंबे समय से कब्जा जमाए हुए है और मध्य प्रदेश के कुशल नेतृत्व की वजह से जिस तरह से शिवराज सरकार सत्ता में काबिज हुई है, इस लिहाज से यहाँ के नेताओं को बंगाल में तवज्जो दी जा रही है। कैलाश विजयवर्गीय और डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा की जुगलबंदी भी काफी अच्छी मानी जाती है। ये जुगलबंदी बीजेपी के मिशन 200 को पूरा कैसे करती है, ये देखने वाली बात होगी। न्यूज़ वर्ल्ड डेस्क।
ममता के गढ़ में बीजेपी का मिशन बंगाल और इस मिशन के साथ जुड़ा है कहीं न कहीं मध्य प्रदेश का कनेक्शन। एक तरफ जो आज तस्वीरें निकलकर सामने आई राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पर जिस तरह से हमला किया गया उनके काफिले पर, और महासचिव कैलाश विजयवर्गीय की गाड़ी भी क्षतिग्रस्त हुई है और कड़ी निंदा की जा रही है इस हमले को लेकर, तो वहीं सियासी बवाल भी खड़ा हो गया है। और जिस तरह से इन तमाम बातों को लेकर देखा जाए तो सियासत तो गर्माती दिखाई दे रही है। वहीं मध्य प्रदेश के दो दिग्गज नेता, एक कैलाश विजयवर्गीय को लेकर बात की जाए या फिर डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा को लेकर बात की जाए, जिम्मेदारियां बढ़ती दिखाई दी हैं और कॉन्फिडेंट में बीजेपी यहां पर भी नजर आ रही है। चर्चा आगे बढ़ाएंगे, मेहमानों से परिचय आपका कराते हैं। हमारे साथ रहेंगे बीजेपी प्रवक्ता बृजगोपाल लोहिया जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। कांग्रेस से रहेंगे पूर्व मंत्री राकेश सिंह जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और वरिष्ठ पत्रकार संदीप पुराणिक हमारे साथ रहेंगे, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। बृजगोपाल जी, आपसे शुरू करते हैं। जिस तरह से आज हमले की जो तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं, काफी निंदनीय इसको करार दिया जा रहा है। और जिस तरह से पुलिस वहां पर मौजूद थी, बावजूद इसके एक बड़ा हमला होता है बीजेपी के काफिले पर। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा थे, कैलाश विजयवर्गीय उस काफिले में थे और टूट फूट के साथ साथ कुछ और भी तस्वीरें निकलकर सामने, किस तरह देखते हैं इसको आप? नहीं, देखिए, केवल आज तो हुआ है जी, वो निंदनीय ही नहीं है, वो तो सहन करने लायक भी। क्या लोकतंत्र में आप लोकतंत्र को इस मुकाम पर ले जाएंगे कि जहां किसी को अपनी बात कहने का हक ना हो? क्या ये लोकतंत्र जिन्होंने बनाया था इस देश को, जिन्होंने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जो संविधान हमें दिया था, क्या वो इसलिए दिया था कि जो लोग अभिव्यक्ति की आजादी की बात करते हैं वो किसी को अपना रैली और जुलूस तक नहीं निकालने दे रहे? वो भारतीय जनता पार्टी जो दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक दल है, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जेपी नड्डा जी पर यदि हमला करवाते हैं, और ये केवल हमला टीएमसी कार्यकर्ताओं का ही नहीं है, ये पुलिस के संरक्षण में है, पुलिस द्वारा प्रायोजित है और आयोजित किया हुआ है, और केवल नड्डा जी पर नहीं, आज आदरणीय कैलाश विजयवर्गीय जी बहुत मुश्किल से बचे हैं। पहले तो ये हुआ कि आगे जो कार थी और उस कार में माननीय नड्डा जी थे और वो बुलेट प्रूफ थी। यदि आज वो कार बुलेट प्रूफ नहीं होती तो ये हमला जानलेवा था। 2 से 2.5 किलो के पत्थर मारे गए, ईंटें भी गाड़ी के भीतर आ गई। ये दुर्भाग्यपूर्ण है, परंतु ये देश लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में विश्वास रखता है। पश्चिम बंगाल की जनता विश्वास रखती है। एक समय आजादी का केंद्र पश्चिम बंगाल का कलकत्ता ही हुआ करता था, और ये जो केंद्र वापस से बना है, ये आखिरी की होगा। टीएमसी, लेफ्ट और कांग्रेस, ये जितने भी दल है जो साप्ताहिक राजनीतियों को सुलझा और उनसे हमला करवाते हैं, इनके ताबूत में ये आखिरी बंगाल का चुनाव, इसकी केवल निंदा ही नहीं की जानी चाहिए और केवल भारतीय जनता पार्टी से नहीं होनी चाहिए। आज आवश्यकता है कि जो भी इस देश में लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं वो इस हमले की निंदा करें और ममता बनर्जी जैसे नेताओं का और टीएमसी जैसी पार्टियों का साथ भी छोड़ें। ये भी आज बहुत आवश्यक है। चलिए, बिल्कुल। संदीप पुराणिक जी के हमारे साथ जुड़े हुए वरिष्ठ पत्रकार और राकेश सिंह यादव भी जुड़ेंगे, उनसे भी बात करेंगे। संदीप जी, किस तरह देखते हैं आज की इस घटना को लेकर? हालांकि बड़ी घटना है और टीएमसी पर जो है गुंडागर्दी करने का आरोप लगता दिखाई दे रहा है और कानून व्यवस्था ध्वस्त होने की बात भी निकलकर सामने आ रही है। देखिए, जो हमला हुआ है वो किसी भी सूरत में सही नहीं ठहराया जा सकता। कम से कम हमारे देश की राजनीति में बातों में आक्रामकता तो हो सकती है, मगर पत्थर चलें, डंडे चलें, किसी पे हमला किया जाए, स्वीकार नहीं हो सकता है। ये बीजेपी जो आरोप लगा रही है, क्योंकि हम लोग ये कह नहीं सकते कि अभी क्या है घटनाक्रम पूरा। झंडे दिख रहे हैं, उसमें बीजेपी आरोप लगा रही है कि टीएमसी शामिल है, पुलिस शामिल है, सब चीजें हैं। लेकिन राजनीतिक तौर पर हम ये कहें कि ये हमला जो हुआ है, कोई भी शामिल हो इसमें, मैं कहता हूं असामाजिक तत्व भी हों, तो क्या हमारे देश की राजनीति इस मुकाम पे पहुंच रही है कि हम पहले एक दूसरे पे आरोप लगाते थे, अब हम बात लड़ने झगड़ने पे? ये हमारी संस्कृति का हिस्सा नहीं है। कुल मिलाकर के इसका कंडेम्ड या यूं कहें निंदा सिर्फ बीजेपी को ही नहीं, टीएमसी को, कांग्रेस को, जितने राजनीतिक दल हैं उन सभी को इसकी निंदा करनी चाहिए, क्योंकि एक राजनेता पे हमला हुआ है, राजनेता के काफिले पे हमला हुआ है। बिल्कुल संदीप जी, लेकिन इन परिस्थितियों के बाद जब ममता बनर्जी की बात सामने आई तो उन्होंने इसको नाटक करार दिया है। देखिए, राजनीति है जी, जो राजनीतिक दल वहां सत्ता में है वो ये कैसे स्वीकारेगा कि हम पे जो आरोप लग रहे हैं वो सही है? बिल्कुल, वो हमले को भी नाटक करार देगा। क्या
कई बार ऐसा सोच सकते हैं कि कोई आदमी, कोई इतना बड़ा नेता जो पार्टी का राष्ट्रीय महासचिव हो, वो अपने हाथ पे चोट लगवा ले या पत्थर अपने ऊपर चलवा ले, ये बात थोड़ा सा पचती नहीं है, ये स्वीकार भी नहीं है। और ममता बनर्जी को कम से कम इन्हीं चीजों से बचना चाहिए, क्योंकि वो भी अगर किसी दूसरे राज्य में जाएंगी और ऐसी घटना होगी, उनके विरोधी दल की सरकार होगी, तो ये थोड़ा सा उचित नहीं लगता कि वो इस तरह की बात करें। इसलिए राजनीतिक दल कोई भी हो, इस तरह के हमलों का उसे खुलकर विरोध करना चाहिए, नहीं तो इस देश की राजनीति में रक्त रंजित होना बहुत आसान हो जाएगा और दूसरे पे हमले हो जाएंगे, जो देश के लिए अच्छा नहीं माना जाएगा। जी बिल्कुल, क्या कहेंगे ब्रज गोपाल जी, क्योंकि राकेश सिंह को जोड़ने की कोशिश की जा रही है, फिलहाल अभी नहीं जुड़े, तो आप ही का रुख करता हूं मैं। तो जिस तरह से इसमें एक महत्वपूर्ण बात है जी, हम बार बार कहते हैं कि इसमें टीएमसी का हाथ है, उसके कहने के लिए पर्याप्त आधार है। पिछले 6 वर्षों में 115 से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की वहां हत्या हुई है, उसमें कोई गिरफ्तारी नहीं हुई, किसी के खिलाफ चार्जशीट आज तक प्रस्तुत नहीं हुई, एक भी व्यक्ति को सजा नहीं हुई। तब ये मानना, कहना दोनों वाजिब बनते हैं कि ये टीएमसी और सरकार द्वारा प्रायोजित है। यदि मैं कहता हूं बिल्कुल चर्चा आगे बढ़ाऊंगा, फिर रुक करूंगा आपका, क्योंकि ममता बनर्जी इसको नाटक करार देती नजर आ रही हैं और आप पूरा टीएमसी पर जो है आरोप लगाते दिखाई दे रहे हैं। फिर रुक करूंगा आपका लोया जी, और हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं राकेश सिंह यादव जी, आपका स्वागत है न्यूज वर्ल्ड में। जी नमस्कार जी। राकेश जी, पश्चिम बंगाल की जो तस्वीरें निकलकर सामने आई, क्या कहेंगे इसे लेकर? बड़ा हमला है, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष महासचिव कैलाश विजयवर्गीय के काफिले पर जो हमला किया गया, तोड़फोड़ की गई। देखिए, एक बात बहुत स्पष्ट है, वो वीडियो मैंने भी देखा है जो पश्चिम बंगाल से भी सोशल मीडिया पे वायरल हुआ है। बहुत सारे लोग टीएमसी के झंडे लेकर वो नारेबाजी कर रहे थे जी, और कुछ लोग उस भीड़ में पीछे से आके पत्थर फेंके गए जी। अब ये बहुत सामान्य ज्ञान की बात है कि जहां जिस पार्टी का शासन है वो किस वजह से वहां पत्थर फेंकेगी, क्या वो पत्थर फेंक के अपना नुकसान कराएगी? क्यों कराएगी? पहली बात, क्योंकि पुलिस उनका, प्रशासन उनका, सब कुछ उनका, व्यवस्था उनकी, और वो आज शासन कर रहे हैं पिछले 10 साल से। तो वो पत्थर फेंक के किसी भारतीय जनता पार्टी के नेता को वहां का हीरो क्यों बनाएंगे? तो कोई भी पार्टी नहीं करेगी, ना भारतीय जनता पार्टी करेगी अगर शासन में है, ना कांग्रेस करेगी अगर शासन में है। तो ये बहुत निश्चित है, ये प्लांट योजना है अपने आप को वहां स्थापित करने के लिए, चुनाव को हिंदू मुस्लिम में कन्वर्ट करने के लिए, अपने आप को हीरो दर्शाने के लिए। वरना आप देखिए कि जितने पत्थर लगे हैं, ये प्री प्लान किसका? बीजेपी का? गाड़ी पे फेंके गए हैं। यादव जी, प्री प्लान किसका है? बीजेपी का है ये? क्या सिंगल इंजरी हुई है किसी को? नहीं यादव जी, सर आप प्री प्लान इसको बता रहे हैं, पूरे घटनाक्रम को किसका प्लान है? नहीं, मेरा ये कहना है जी, आप ही जवाब दीजिए। कोई हमला होता है तो वो प्लान करके जब हमला होता है तभी प्लान किसका हो सकता है? टीएमसी का या बीजेपी का? निश्चित तौर पर बीजेपी का। चलिए, क्या कहेंगे? प्री प्लान है, पूरा प्री प्लान है, पूरा हादसा, क्या कहेंगे इसको लेकर? आप ये बताइए, आप पे पत्थरबाजी होगी तो आपको एक भी पत्थर नहीं लगेगा, गाड़ी के कांच फूटेंगे, आप अंदर से वीडियो बना रहे हैं, वीडियो आप सोशल मीडिया पे लॉन्च कर रहे हैं कि ऐसे अंदर से हाथ कर रहे हैं, आप पत्थर रोक रहे हैं, लेकिन आपको लग नहीं रहा है। बड़ा पत्थर गाड़ी में आ रहा है लेकिन लग नहीं रहा है, वजह क्या है? लोया जी, क्या कहेंगे इसको लेकर? बीजेपी का प्री प्लान है ये पूरी घटना? पीछे के दरवाजे में पत्थर मारना है, साइड का ग्लास तोड़ना है, पत्थर उतनी गति से आ रहा है कि अंदर किसी को नुकसान नहीं पहुंचा जी। सरकार में मंत्री रहे, वो अगर इस भाषा में बात करते हैं, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और खास बात यह है कि चौधरी साहब, आपको तो ममता बनर्जी का बचाव भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनके कारण आप शून्य पे खड़े हैं। हम तो बराबरी, माफ कीजिएगा, हम तो जी, और हम तो बराबरी में खड़े हैं। हम वो राजनीतिक दल है जो 4% मतों से 40% मतों पर पहुंचे, 2 सीटों से 18 सीटों तक की हमने यात्रा की, और आज टीएमसी में जो भगदड़। चलिए जो लोया जी, ये तो रही घटना को लेकर बात। आरोप प्रत्यारोप लगातार देखने को मिल रहा है, प्रतिक्रियाएं निकलकर सामने आ रही, बार बार पलटवार भी हो रहा है और सियासी रंग पुरजोर तरीके से चढ़ता दिखाई दे रहा है इस पूरे घटना को लेकर। लेकिन इस मिशन बंगाल के साथ एक चीज और जुड़ी है, वो है मध्य प्रदेश का कनेक्शन, और इसको लेकर मैं बात करना चाहूंगा संदीप जी आपसे। जिस तरह से मध्य प्रदेश के 2 कद्दावर नेता, एक डॉक्टर उत्तम मिश्रा को लेकर बात करें, दूसरा महासचिव कैलाश विजयवर्गीय को लेकर, दोनों को बड़ी जिम्मेदारी देती यहाँ पर पार्टी एक बार फिर नजर आ रही है। किस तरह देखें इसको संदीप जी? देखिए, स्वाभाविक सी बात है, जिन 2 नेताओं को मध्य प्रदेश से बंगाल में चुनाव की जिम्मेदारी दी गई है, दोनों नेता संगठन के तौर पर बड़े मजबूत माने जाते हैं।
यही कारण है कि पिछली जगह और जगह भी चुनाव हुए, चाहे उत्तर प्रदेश के चुनाव रहे हैं, चाहे दीगर राज्यों के रहे हों, इन दोनों नेताओं की संगठन क्षमता का पार्टी ने उपयोग किया है। और स्वाभाविक सी बात है, जिस राजनीतिक दल के पास सक्षम लोग होंगे उन्हें वह दूसरे राज्यों में डिप्यूट करेगा। कैलाश विजयवर्गीय भी एक संगठन में थोड़ा सा माहिर राजनेता है, नरोत्तम मिश्रा की भी वही स्थिति है। दोनों अपने अपने इलाके के प्रभावशाली नेता माने जाते हैं, और नेता प्रभावशाली तभी बनता है जब उसकी संगठनात्मक क्षमता बेहतर होती है। इन दोनों नेताओं के साथ भी ऐसी स्थिति है। यही कारण है कि भाजपा के राष्ट्रीय नेतृत्व ने दोनों को बंगाल जैसी जगह भेजा है, क्योंकि ये ऐसा चुनाव है जहां बीजेपी के लिए बड़ी लड़ाई लड़नी है, संगठनात्मक तौर पर लड़ाई लड़नी है, वहीं एक मैनेजमेंट की भी लड़ाई लड़नी है। बेहतर मैनेजमेंट चाहिए, तो जो मैनेजमेंट में महारत हासिल होंगे वैसे नेता भेजे जाएंगे। यही कारण है कि इन दोनों नेताओं को वहां भेजा गया है। चलिए, बिल्कुल, क्या कहेंगे राकेश जी, दिग्गज नेताओं की जिम्मेदारी एक बार फिर बीजेपी देती नजर आ रही है। उत्तर प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश, गुजरात को लेकर बात की जाए तो इन दोनों नेताओं ने कमल खिलाने में कोई कसर नहीं छोड़ी और कमल खिलता भी दिखाई दिया यहाँ पर। और एक बार फिर बड़ी जिम्मेदारी इन दोनों नेताओं पर यहाँ पर बीजेपी ये संगठन यहाँ पर देता नजर आ रहा है। किस तरह देखेंगे इन जिम्मेदारियों को लेकर, और आपकी तरफ से क्या कुछ जो है पश्चिम बंगाल के मिशन को लेकर तैयारियां होती दिखाई दे रही है? देखिए, आप जो बात बोल रहे हैं कि दोनों कद्दावर नेता हैं और उनको जिम्मेदारी इसलिए दी है कि वो संगठन में बहुत प्रभावशाली हैं। तो मध्य प्रदेश में शायद बीजेपी के 165 सीटें आना थी, यही दोनों नेता थे। मालवा का भी प्रभार इनके पास था, कैलाश जी के पास, नरोत्तम मिश्रा जी के पास ग्वालियर चंबल संभाग का प्रभार था। 2018 के चुनाव में कितने सीटें आई थी उससे इनका प्रभाव पता चलता है। पहली बात, पार्टी ने इसलिए नहीं भेजा कि आप बहुत प्रभावशाली हैं जी, इन सब बातों के लिए आपको डेप्यूट करा है जी। पार्टी ने इसलिए भेजा है कि मध्य प्रदेश को आप डिस्टर्ब ना करें। मध्य प्रदेश में जो शिवराज सरकार है वो अपनी जगह कायम रहे जी, वो अपनी जगह काम करती रहे, इसलिए आपको ऐसे प्रदेश में भेजा गया है जहां आप अपनी चतुराई और आप जो अपने प्रपंच आप दिखाते हैं वो दिखा भी रहे हैं जी। ये आज की घटना से साबित भी हो रहा है। अगर किसी को पत्थर फेंक रहे हैं, किसी को हमला हो रहा है, तो वो अपना वीडियो नहीं बनाए। ये माना जाए कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश में दखलंदाजी है क्या? पार्टी के अंदर से बाहर से तो बनना वाजिब है, लोग बनाएंगे। तो इससे बहुत स्पष्ट होता है कि जो परिस्थिति बंगाल में निर्मित हो रही है वो बीजेपी एक ड्रम परिस्थिति बनाने की कोशिश कर रही है, फर्जी क्रिएशन कर रही है, जिससे कि वोटों का राकेश जी नतीजों की आप बात कर रहे हैं, मध्य प्रदेश के नतीजों की आप बात कर रहे हैं राकेश जी। उत्तर प्रदेश के नतीजों को लेकर क्या कहेंगे? कांग्रेस को कितनी सीट हाथ लगी थी? हरियाणा को लेकर क्या बात कहेंगे? गुजरात को लेकर क्या कहेंगे? मध्य प्रदेश अकेला सामने रिजल्ट के तौर पर सामने नहीं है राकेश जी। कांग्रेस तो पिछले 70 सालों से शासन में थी, बीजेपी 2 सीट पहुंची थी, फिर भी राज्यों में पिछड़ रही है पुरानी पार्टी होने के बाद भी। ये पुरानी पार्टी है, जब भी तो मैं वो बात बोल रहा हूँ कि आज भी जिन राज्यों में कांग्रेस कायम है और आगे चुनाव जीतती रही है। आप अगर राजस्थान का बोलेंगे तो भाजपा को क्या हो गया? छत्तीसगढ़ जो बहुत आइडियल प्रदेश था, रमन सिंह जी 15 साल के थे, कहाँ गायब हो गए? तो ऐसा नहीं है, ये हर जगह परिस्थिति के अनुसार चेंज होता है, समय के अनुसार चेंज होता है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि कांग्रेस कहीं कमजोर है। पश्चिम बंगाल में कांग्रेस की 2 विचारधाराओं की अलग अलग पार्टी बनी है। आज अगर ममता बनर्जी है तो भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा की नहीं है, उनकी लड़ाई जो हो रही है भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से। कांग्रेस की लड़ाई भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा। सीट कितनी आएंगी नहीं आएंगी एक अलग विषय है, लेकिन जो विचारधारा लड़ रही है, जो स्वतंत्र रूप से लड़ रही है, वो कांग्रेस भी स्वतंत्र रूप से लड़ रही है। चलिए लोया जी, क्या कहेंगे? डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा को लेकर बात करें या महासचिव कैलाश विजयवर्गीय को लेकर बात करें? कांग्रेस का आपने भी सुना, क्या कुछ कहना? प्रभाव नहीं है, मध्य प्रदेश में शांति से काम हो, इसलिए पश्चिम बंगाल भेजा गया है। देखिए, 2-3 बातें मैं आपसे कहूं। राकेश जी को मैं धन्यवाद देता हूं कि वो इतने प्रेम से ये स्वीकार कर रहे हैं कि कांग्रेस की जो अभी दशा है उसको वो कह रहे हैं कि कांग्रेस बहुत मजबूत है। हम जब 2 थे, कांग्रेस 414 सीटें हुआ करती थी, आज हमारे पास 303 सीट है, आप 44 सीट तक आ चुके हैं। किसी राज्य में आपकी सरकार नहीं बची, कहीं 1-2 है, वो भी अलग अपने स्थापित नेताओं के कारण। मेरा वो विषय नहीं है, परंतु जहां तक बात कर रहे हैं आप आदरणीय कैलाश विजयवर्गीय जी, आदरणीय नरोत्तम मिश्रा और अरविंद मेनन जी की, उनकी क्षमताओं को देश जानता है। उत्तर प्रदेश की 52 सीटों का प्रभार मिला था उन्हें, 52 में से 44 सीट भारतीय जनता पार्टी जीती है। गुजरात में 23 सीटों का प्रभार मिला था, उन 23 सीटों में से 17 सीट भारतीय जनता पार्टी जीती है। और इसी कारण हमने उन्हें पश्चिम बंगाल भेजने का भारतीय जनता पार्टी ने निर्णय लिया है। और हम तो ये कह रहे हैं कि जो हमारे
पास सक्षम कार्यकर्ताओं की फौज है, निश्चित वो सभी कार्यकर्ता जाएंगे जिनको पार्टी को जिनकी जरूरत लगेगी। अरविंद मेनन जी संगठन की किस क्षमता के माहिर हैं, ये सारा मध्य प्रदेश का मीडिया जानता है कि उन्होंने मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनवाने में और चलवाने में दोनों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। परंतु दुर्भाग्य यह है कि आज हमारा विषय ये था कि क्या नरोत्तम मिश्रा जी, क्या कैलाश विजयवर्गीय जी पर आप हमला करवाएंगे, वो भी प्राणघातक हमला। लोकतंत्र में रहिए साहब, और केवल हारने के डर से नहीं, आपके कर्म खराब हैं। आप हर जगह बी टीम, सी टीम, डी टीम के रूप में हैं। अभी जो बात कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता राकेश जी कर रहे हैं, ये ममता बनर्जी की सी टीम, डी टीम की बात कर रहे हैं। अब बी टीम तो वहां डेथ हो गई, और इनके साथ अभी वो भी आएंगे असदुद्दीन ओवैसी जी, अगर वो भी कुछ करेंगे तो क्या उनका भी बचाव करेंगे। दुर्भाग्य ये है कि देश विरोधियों का, जो उपद्रवी हैं उनका, और जो लोकतंत्र में विश्वास नहीं रखते हैं उनका यदि बचाव कांग्रेस पार्टी करती है, तो इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण घटना भारत के राजनीतिक इतिहास में नहीं हो सकती है। चलिए, बिल्कुल लोया जी, कर्म ही खराब है कांग्रेस के, इस तरह की बात आप कहते नजर आ रहे हैं। इस पर प्रतिक्रिया मैं जरूर लूंगा राकेश सिंह जी से, लेकिन एक बार रुक करूंगा संदीप जी का। संदीप जी, जिस तरह से बीजेपी को लेकर बात की जाए, अपनी जड़ें मजबूत करने को लेकर काफी जद्दोजहद पश्चिम बंगाल में करती दिखाई दे रही है, और हालांकि पिछले नतीजों को लेकर बात की जाए संदीप जी, तो 45 में से 18 जो है पश्चिम बंगाल में सीटें जो है कांग्रेस, वो माफ कीजिएगा बीजेपी जीतती नजर आई थी लोकसभा चुनाव में। और इसके अलावा अन्य नतीजों को लेकर भी बात करें तो 128 विधानसभा क्षेत्रों में बढ़त भी हासिल करती दिखाई दी। तो क्या लगता है कहीं ना कहीं बीजेपी मजबूती की ओर अग्रसर होती दिखाई दे रही है पश्चिम बंगाल में, परिस्थितियों के हिसाब से बात करें तो? देखिए, देश की राजनीति में अगर हम देखें तो पश्चिम बंगाल वो किला है जिस पर भाजपा की लंबे अरसे से नजर है। बिल्कुल, अगर पश्चिम बंगाल में कोई बड़ी सफलता बीजेपी हासिल कर लेती है तो आप मान लीजिए कि जो गैर हिंदी भाषी राज्यों में है उसकी पकड़ और मजबूत हो जाएगी, क्योंकि वो ऐसा राज्य है जो बड़ी विधानसभाओं को और लोकसभा की सीटों को देता है। कारण यही है कि बीजेपी लंबे अरसे से, पिछले अगर हम देखें तो 1 दशक से पूरा जोर लगाए हुए, अगर किसी राज्य पे हम ध्यान दें खासकर गैर हिंदी भाषी, तो पश्चिम बंगाल एक ऐसा राज्य है जिस पर सबसे ज्यादा केंद्र है बीजेपी का। और उसका कारण भी है क्योंकि वहां पे जो पोलराइजेशन भी है हिंदू मुस्लिम वाला, उसके कारण भी बीजेपी की नजर है वहां पे बांग्लादेशियों के कारण भी बीजेपी के जो कोर इशू हैं उसको आगे बढ़ाने का काम पश्चिम बंगाल के जरिए मिल सकता है। और यही कारण है कि बीजेपी की कोशिश है कि वहां वो किसी तरह मजबूत हो और संभव हो तो वो सत्ता में आए और जो उसके आगे के प्लान हैं उन पर वो काम कर सके, ताकि देश में एक बड़ा संदेश जाए। मुझे ऐसा लगता है कि इन योजनाओं पे बीजेपी का ध्यान तो ज्यादा ही है। जी बिल्कुल, क्या कहेंगे राकेश सिंह जी? जिस तरह से लोया जी ने भी कहा कि नरोत्तम मिश्रा को लेकर आपने बात कही, तो उसमें उन्होंने जिस तरह से रिएक्शन दिया, कहा है कि कांग्रेस के कर्म ही खराब है, इसलिए परिस्थिति जो है दिन प्रतिदिन बदलती दिखाई दे रही है और जो सच्चा है उसको स्वीकार करते आप भी दिखाई दे रहा है। लेकिन जिस तरह की बात पश्चिम बंगाल को लेकर करें, वहाँ की परिस्थितियों को लेकर, और आज एक बड़ी घटना भी यहाँ पर देखने को मिली है, तो क्या लगता है जिस तरह से कैलाश विजयवर्गीय को लेकर बात करें या फिर डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा को लेकर बात करें, जब जब परिस्थितियां कहीं ना कहीं डामाडोल होती दिखाई देती है, संकट मोचक के तौर पर ये वहां पर आते दिखाई देते हैं। और आज खुद शिवराज सिंह चौहान ने इस हमले को लेकर कहा है कि ममता बनर्जी के लिए ये अंतिम ताबूत में ठोकी गई कील है और बीजेपी फतेह करती दिखाई देगी यहाँ पर। क्या कहेंगे इसे लेकर? देखिए, कर्मों का फैसला तो जनता करती है जी। अगर आप सबसे बड़े रणनीतिकार के रूप में देखें तो भारतीय जनता पार्टी के अमित शाह जी हैं, जिन्होंने हैदराबाद में नगर निगम के चुनाव में रोड शो किया और ये दावा किया था कि ओवैसी समाप्त हो जाएंगे जी। क्या नतीजा आया? ओवैसी वही 42 सीट या अपनी संबंधित जितनी सीट है उस पर कायम रहे और अन्य जो रूलिंग पार्टी है उससे बीजेपी ने सीट गेन करी। टारगेट क्या था? लेकिन सीटें बीजेपी की भी बड़ी जी। मैं मान रहा हूं ना, मेरी बात तो सुन लीजिए आप। टारगेट क्या दिया था आपको? टारगेट दिया था अमित शाह जी ने भारतीय जनता पार्टी को, यह संदेश देश में दिया था कि ओवैसी को, हैदराबादी नवाब को समाप्त करना है जी। जनता ने नतीजा क्या दिया? उतनी सीटें वापस दे दी उनको जी। यानी आपकी बात का असर नहीं हुआ। जो सीटें आपने जीती हैं वो रूलिंग पार्टी से जो राज कर रही है उसके एंटी इनकम्बेंसी में जीती है। तो क्षमता कहाँ रही, क्षमता कहाँ दिखी? अखाड़े में जिस पहलवान से लड़ने गए तो उससे तो आप पटक नहीं खा के आ गए। अब आप बोलते आप बहुत रणनीतिकार, चाणक्य, क्षमतावान हो। वैसी परिस्थिति मध्य प्रदेश में आज जो 2 सूरमा यहाँ से गए हैं वहां पे पश्चिम बंगाल में जी। अगर वो प्रभावशाली हैं और अगर उनके भाषणों से जनता प्रभावित हो रही है, उनकी बातों से जनता प्रभावित हो रही है,
तो ये इतने हमले के प्रपंच नाटक करने की तो आवश्यकता ही नहीं थी। ये बहुत सामान्य ज्ञान पूरा देश समझता है कि जो शासन में है वो खुद हमला कराएगा, क्यों कराएगा, उसको क्या फायदा है। आप सोचिए उसको क्या, ममता बनर्जी को क्या फायदा मिलेगा इन पे पत्थर फेंक के। जी, उनका तो नुकसान ही होगा, सरकार का भी नुकसान होगा। बिल्कुल लोहिया जी, आपकी तरफ भी आउट रहते हैं। जो भारतीय जनता पार्टी की शुरू से यह रणनीति रही है कि कैसे हिंदुत्व का झंडा बुलंद किया जाए, कैसे खाई बांटी जाए समाज में, और कैसे ये क्रिएशन किया जाए, इसमें दोनों लोग माहिर हैं। जी, चलिए बिल्कुल राकेश जी, अंतिम प्रतिक्रिया में तो क्या कहेंगे ब्रजगोपाल लोहिया जी? हिंदू मुसलमान की बात फिर एक बार कांग्रेस कहती नजर आ रही है, धर्म के आधार पर राजनीति करने की बात यहाँ पर फिर निकलती दिखाई दे रही है। दिग्गजों को लेकर यहाँ तक बात का, क्योंकि हैदराबाद के नगर निगम चुनाव है, एक बड़ा उदाहरण यहाँ पर निकलकर सामने। क्या कहेंगे इन तमाम परिस्थितियों, कम शब्दों में? मैं पूरी बातों पे कर, पहली बात की बात कर रहे हैं हम, उसको राष्ट्रवाद कहते हैं। जो इस देश से प्रेम करता है वो हमारा भाई है, उसका कोई भी धर्म हो, उसकी कोई भी जाति हो, उसका कोई भी संप्रदाय हो। दूसरी बात मैं ये कह रहा हूं, पूरी चर्चा अपनी 30 मिनट की हो चुकी है, परंतु इस राकेश जी ने कहीं अपनी पार्टी का उल्लेख नहीं कर पाए। अरे आप पार्टी बचे नहीं, आप पार्टी बचे नहीं, आप यूपी में पश्चिम बंगाल लगाने गए थे, लालटेन बुझ गई। आप असदुद्दीन ओवैसी के साथ खड़े थे हैदराबाद में, उनका भी काम लग गया। देखिए वहां भी हमने कहा था श्रीमान जी, असदुद्दीन ओवैसी ने तो अमित को पटक दिया वहां। जी, राकेश जी ने आपके में नहीं बोला था, कृपया सुनने की ताकत रखें। राकेश जी, वक्त कम में आपको और मौका देता, लेकिन अंतिम प्रतिक्रिया लोहिया जी से ले लेता हूँ। जी, अपने लोग नहीं, उन्होंने वोट नहीं दिए, ओवैसी के लोगों को दिए। चलिए बिल्कुल, जिस तरह से परिस्थिति बनती दिखाई दे रही है, फिलहाल देखने वाली बात होगी। हालांकि बीजेपी दमखम के साथ ये दावा करती दिखाई दे रही है कि सरकार बीजेपी की बनेगी पश्चिम बंगाल में। ब्रजगोपाल लोहिया जी, बीजेपी नेता, आप हमारे साथ जुड़े इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कांग्रेस के पूर्व मंत्री श्री राकेश सिंह यादव जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और संदीप पुराणिक, वरिष्ठ पत्रकार, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो जिस तरह देखा जाए, पश्चिम बंगाल का मिशन बीजेपी का शुरू हो चुका है। और विजय वर्गीय को लेकर बात की जाए तो बंगाल में काफी दिनों से डेरा डाले हुए हैं। 2014 के चुनाव में हरियाणा विधानसभा को लेकर बात करें तो चुनाव प्रभारी इनको बनाया गया था और वहां बीजेपी स्पष्ट बहुमत से आई थी। 2015 में अमित शाह ने उनको पार्टी की एक और जिम्मेदारी दी, राष्ट्रीय महासचिव नियुक्त किया गया। इसके अलावा पश्चिम बंगाल में पार्टी के नए प्रभारी भी बनाए गए और 18 सीटें जीतने में सफलता हासिल की भारतीय जनता पार्टी ने। इसके अलावा एक और कद्दावर नेता की जब जिक्र होता है वो है डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा, और इनको लेकर बात करें तो बीजेपी ने मिश्रा को बंगाल में बड़ी जिम्मेदारी दी, 48 सीटों का प्रभारी बनाया गया। और यह कहा जाता है दोनों ही नेता, चाहे कैलाश विजयवर्गीय की बात हो या फिर डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा को लेकर बात की जाए, दोनों की जुगलबंदी काफी कमाल की, और जहां जहां ये जुगलबंदी गई है साथ कुछ ना कुछ कमाल करके दिखाई दी है। और देखने वाली बात होगी मिशन बंगाल में जो एमपी का कनेक्शन है कितना कारगर साबित होता है और क्या कुछ परिस्थितियां बनती यहाँ पर दिखाई देती है। बात मुद्दे में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।